नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्री शिंदे श्री तुलजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर अपने वीडियो वर्चुअल क्लासरूम में सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने पिछले तासिका में देखा कि अपनी 7वीं कक्षा के हिंदी विषय में दूसरी इकाई में तीसरे पाठ में हम चल रहे थे। वहां पे 2 लघु कथाएं हमें सीखने को मिली है। इसमें से पहली लघु कथा थी अकबर और बीरबल के दोनों के जो वार्तालाप था उसके ऊपर आधारित, जिसका नाम था हरा घोड़ा। और दूसरी लघु कथा जो हम देख रहे थे वह भी अकबर और बीरबल इनके दोनों के संवाद के चलते हुए हम वह कथा देख रहे थे। उस कथा का नाम था सेठ का चित्र। तो हमने देखा कि एक कंजूस सेठ किस तरह से एक चित्रकार को परेशान कर रहा था, उसके पैसे चित्रों के नहीं दे रहा था और आखिरकार उस चित्रकार के बीवी के कहने के अनुसार, पत्नी के, वह अकबर बादशाह के दरबार में चला गया। वहां जाने के बाद उसने अपनी पूरी बात रख दी। फिर बादशाह ने सेठ को भी बुलवा लिया, सभी चित्रों को देखा, सबको देखा और बादशाह बहुत ही मुश्किल में पड़ गए कि आप न्याय कैसे करें, न्याय कैसे होगा, न्याय कौन करेगा। इसलिए उन्होंने वह सब बातें बीरबल को सौंप दी थी। और बीरबल को सौंपने के बाद उन्होंने क्या किया, सभी बातों का पूरा अभ्यास करने के बाद वह निर्णय के ऊपर आने से पहले उन्होंने सोचा कि यह जो चित्रकार के पैसे देने का, जो सेठ को पैसा जो देना था वह पैसे न देने पड़े, इसलिए सेठ नाटक कर रहा था। और कलाकार और कला की इज्जत तो हर देश में होनी चाहिए और वही देश प्रगति करता है, ऐसा बीरबल जी का मानना था। उन्होंने कहा, चित्रकार से बुलाकर कहा, सेठ को भी बुलाया और कहा कि तुम्हारे इस चित्र में बहुत सारी कमियां हैं, तुम क्या करो, 3 दिन बाद सेठ का नया चित्र बनाकर लाओ। और सेठ को भी कहा, सेठ तुम भी आना, अपना चित्र लेके जाना और चित्रकार को पैसे देके जाना। यहां तक हम आ चुके थे, दरबार में यह सब संवाद चल रहा था। 3 दिन बाद सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना, ऐसा बीरबल जी ने कहा था। और यहां तक हम आए थे। तो बीरबल जी का ऐसा कहने के पीछे उद्देश्य क्या था और उन्होंने इस पूरे जो घटनाक्रम को मिलाकर इसका न्याय कैसे किया, यह हमें अच्छी तरह से देखना है। और आगे बीरबल जी क्या करते देखिए। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। सेठ घर चला गया और फिर बीरबल जी ने चित्रकार को बुलाया और कहा, देखो भाई, 3 दिन बाद आते समय तुम एक बड़ा सा दर्पण लेकर आना, आईना, जिसमें व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखता है, जिसमें उसका चित्र दिखता हो, ऐसा एक दर्पण लेकर आना, ऐसी सूचना उन्होंने दी। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। जैसे ही चित्रकार और सेठ जी दरबार में आ गए, आने के बाद जैसे बीरबल की सूचना के अनुसार चित्रकार ने उस सेठ के सामने दर्पण रख दिया और दर्पण रखकर कहा, देखिए सेठ जी आपका चित्र तैयार है। अब दर्पण में तो जैसा मैं हूं वैसा ही दिखूंगा, जैसा सेठ है वैसा ही दिखेगा। सेठ ने देखा, बड़ा सा दर्पण था, हूबहू सेठ अंदर दिखने लगा दर्पण में। और उसने कहा, अरे भाई चित्र कहाँ है, ये तो दर्पण है। ऐसा कहा, नहीं यही तो असली चित्र है, नहीं यही तो असली चित्र है, ऐसा चित्रकार ने कहा। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तुम्हारा ही रूप है ना या नहीं है? बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह जो दर्पण में दिख रहा है वो तुम्हारा ही रूप है या नहीं है? ऐसा पूछने के बाद सेठ बोला, जी हाँ ये मेरा ही रूप है।
जैसे सेठ पहले क्या कर रहा था, चेहरे बदल कर आता था। चित्रकार ने एक चित्र बनाया, पगड़ी पहनी हुई है, अगले चित्र में दाढ़ी बढ़ा के आता था, फिर बाद में के चित्र में दाढ़ी निकाल के आता था। ऐसा करने में सेठ बहुत निपुण था, लेकिन आज वह दर्पण में तो रंगे हाथ पकड़ा गया था, जैसा है वैसा ही दिख रहा था। उसने कहा, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया, और सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। वह उसको लज्जा आ गई, वह शर्म से मारा मारा हो रहा था। उसको पता चल गया कि बीरबल ने अब अपनी चोरी पकड़ ली है, और इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे मान लेना चाहिए कि मैं गलत था, ऐसा सेठ को लगा। और उसने उसको सारा मेहनताना, उसने जितने चित्र बनाए थे उस चित्रकार ने उस सेठ के, उसका मेहनताना दे दिया उसको। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया, और चित्रकार को भी उसका मेहनताना मिल गया। इसलिए बेचारा वह भी क्या किया, पैसे लेकर सबको धन्यवाद दिया। अब उसका भी काम हो चुका था, और सबको धन्यवाद करने के बाद चित्रकार भी वहां से चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते। और यह जो न्याय बीरबल ने किया था, इस न्याय से बादशाह अकबर बहुत ही खुश हुए। बादशाह अकबर के सामने कोई भी समस्या आने दो, बीरबल अपनी चालाकी से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धिमानी से उस समस्या का फटाफट समाधान निकालते थे। इसलिए हम अकबर और बीरबल, इनके जो किस्से हैं, इनके जो प्रसंग है, उनको बहुत ही रोचक भाव से पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझ लेते हैं। और बीरबल की बुद्धि चातुर्य का हम भी मनोमन प्रशंसा करने वालों में से एक है। देखिए, यहां भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। दूध का दूध और पानी का पानी कर देना, यानी सच और झूठ उनका फैसला कर देना, सही न्याय करना। दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी सही न्याय करना, और बीरबल ने यहाँ पर सही न्याय किया था। देखिए, फरियाद यानी याचना, किस्सा यानी कहानी, हूबहू ने जैसे का वैसा, मेहनता यानी परिश्रमिक, सिर आंखों पर रखना यानी स्वीकार करना, मात देना यानी पराजित करना, मुंह लटकाना यानी उदास होना, दूध का दूध पानी करना यानी दूध का दूध और पानी का पानी करना यानी सही न्याय करना। अब अध्ययन कौशल में देखिए, किसी नियत विषय पर भाषण देते हुए हेतु टिप्पणी बनाओ। उसके बाद प्रस्तावना, विषय प्रवेश, उद्धरण, सुवचन, स्वमत, यानी एखादे विषय पर भाषण, उसके मुद्दे तैयार करना। बताओ तो सही, अकबर के नवरत्नों के बारे में बताओ। मैंने उस दिन भी आप लोगों को बोला था कि अंतरजाल में जाने के बाद आप लोगों को अकबर बादशाह के जो नवरत्न थे, जैसे बीरबल थे, तानसेन थे, कोई कवि था, कोई बुद्धिमानी पर कोई न्याय करने वाला था, कोई अलग अलग तरह के जो नवरत्न थे उनके दरबार में, उन नवरत्नों के बारे में आप लोगों को जानकारी लेनी है। वाचन जगत से देखिए, पसंदीदा चित्रकथा पढ़ो और इसी प्रकार अन्य चित्र बनाकर सुनाओ, चित्रकथा बनाकर सुनाओ। सदैव ध्यान में रखो, निर्णय से पहले पक्ष विपक्ष दोनों का विचार करना चाहिए। और एक बात हम लोगों को, आपको, मुझे, सबको एक बात जरूर ध्यान में रखनी है, और वह बात है, यह है, कोई भी निर्णय करने से पहले हमें दोनों पक्षों का विचार करना है, पक्ष और विपक्ष। किसी भी एक की बात सुनकर अपना निर्णय सुनाना बहुत ही गलत बात है। ऐसा हमें बिल्कुल अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। एक की बात हमने सुन ली है तो हमें दूसरे की बात भी सुननी है, और फिर सच क्या है और झूठ क्या है, इन दोनों के बारे में हमें विचार विमर्श करना है, सोचना है, उसकी समीक्षा करनी है, और उसके बाद ही निर्णय लेना है। अगर हम एक तरफा निर्णय लेंगे, समझिए किसी एक की बात सुन लिया और हमने फट करके निर्णय कर दिया कि भाई तुम गलत हो, तुम्हारा हम ये सजा तुम्हें देते हैं, और बाद में अगर हमें पता चलेगा कि जो हमने सुना था और जो निर्णय लिया है वह गलत है, तो हम उसको वापस नहीं ले सकते। इसलिए
कौन सा भी निर्णय करने से पहले पक्ष और विपक्ष दोनों बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और फिर निर्णय करना चाहिए। यह बात भी हमें ध्यान में रखनी है न्याय करते समय। उसके बाद आपको स्वाध्याय छुड़ाना है। भाषा की ओर देखिए, निम्नलिखित वाक्य पढ़ो, मोटे और गोल में छपे शब्दों पर ध्यान दो। देखिए, राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश कर लिया है। चुपचाप शब्द है, बड़े अक्षरों में दिया हुआ है। लतिका अभी सोई है। मां आज अस्पताल जाएगी। लतिका अभी शब्द है, मां आज अस्पताल जाएगी। आज मेरा गांव यहां बसा है। यहां गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। तो इन शब्दों के बारे में जब हम सुनते हैं तो इसमें से क्या बात निकल के सामने आते हैं। देखिए, उपर्युक्त वाक्य में चुपचाप, अभी, आज, यहां, धीरे धीरे, यह शब्द क्रमशः प्रवेश करना, सोना, जाना, बसना, चलना, इन क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। इन शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया के बारे में विशेष जानकारी बताकर वाक्य को जोड़ने वाले यह शब्द है। हमने नाम सुना है, सर्वनाम सुना है, विशेषण सुना है, क्रियापद सुना है। उसी तरह से यह क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में भी हमें देखना है। अब देखिए, नागपुर से एक मिनट, आपको जो यह क्रिया विशेषण अव्यय है वह क्या करते हैं, क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताने वाले शब्द। क्रियाओं की विशेषता बताने वाले शब्द यानी क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे हमने देखा अभी कि राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश कर लिया। चुपचाप। लतिका अभी सोई है। कभी सोई है? अभी, सोने के बारे में, अभी सोई है, ऐसा। उसी तरह से यह क्रिया विशेषण अव्यय हो गए। अब इसी पाठ में हमें भाषा की ओर में और एक बात देखनी है, दूसरी, वह है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय यह दूसरा प्रकार है। इसमें क्या है देखिए, नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। जन्म के बाद एक मामी ने मुझे गोद ले लिया। ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। यानी की और के लिए, की भांति, के साथ, यह जो शब्द आते हैं, नागपुर, रायगढ़, ताकत और संतुलित आहार, जन्म और मामी जी, जलाशय और चांदी, बड़ी बहन और विद्यालय, इनके बीच संबंध दर्शाते हैं। तो इनको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। दो चीजों के बीच संबंध दर्शाने वाले शब्द। दो चीजों के बीच संबंध दर्शाने वाले जो शब्द है उनको संबंध बोधक अव्यय ऐसा कहा जाता है। तो इसी तरह से मैंने उस दिन जैसे आप लोगों से कहा था कि हमें दूसरी लघुकथा जो शेठ का चित्र है वह भी पूर्ण करनी है, और भाषा की ओर जो व्याकरण है उसकी तरफ भी हमें देखना है। तो हमने इस पाठ में अकबर और बीरबल की दो कथाएं देखी, उसका निष्कर्ष देखा। वह सब देखने के बाद हमने व्याकरण का भी अभ्यास इस पाठ में किया है। तो इसी तरह से हमारा यह तीसरा पाठ और वहां पे दिया गया व्याकरण यहाँ पर खत्म होता है। आप स्वाध्याय छुड़ाइए। इसके बाद आने वाले अगली तासिका में हम अपने अगले पाठ की ओर रुख करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।